नमस्कार दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो होगा मई महीने का। इससे पहले हम लोगों ने मई का 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाला करंट अफेयर का सिलेक्टेड टॉप 100 प्रश्न भी है जो इम्पोर्टेंट है, जो भारत के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहाँ से सिलेक्टेड हम कर लाए हैं। ठीक है, जिसको आप फुल पति बोल सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। एक जापानी कंसोर्टियम ने हाल ही में दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह प्रकाश की गति से डेटा को ट्रांसफ़र करता है। आगे और देखते हैं। आगे है कि रिपोर्ट के अनुसार कथित डिवाइस 100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड पर डेटा संचारित कर सकता है और 300 फीट से अधिक दूरी तय कर सकता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी किस भारतीय उपग्रह ने प्रदान की है? तो ये आदित्य L1 और चंद्रयान 2, ये दोनों ने क्या किया है? प्रदान किया है, जानकारी दिया है। तीव्र सौर तूफान की जानकारी किसने दी है? चंद्रयान 2 और आदित्य L1 ने। इसका डिटेल देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, ने अपने आदित्य L1 और चंद्रयान 2 के मिशनों के माध्यम से 2 दशकों में से सबसे शक्तिशाली और तूफान की जानकारी प्रदान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये कपिल सिब्बल को चुना गया है। ये वकीलों के पिता राम जेठमलानी के बाद इन्हीं का स्थान है। ठीक है, इनका फीस करोड़ रुपया है। डिटेल देख लेते हैं। 16 मई 2024 को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को नई दिल्ली में हुए चुनाव में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सिब्बल ने मौजूद अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल से बागडोर संभाली। इसके पहले कौन थे? आदिश सी अग्रवाल। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किस देश ने की है? ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा UAE ने की है। संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, UAE ने की है। ठीक, याद रखिएगा, ब्लू वीज़ा का पासपोर्ट। 3.8 मिलियन से अधिक की बड़ी भारतीय आबादी वाले संयुक्त अरब अमीरात ने उन व्यक्तियों को दीर्घकालीन निवास की पेशकश करने वाले एक नए वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों से महत्वपूर्ण योगदान की घोषणा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ़ का मैदान कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ़ का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ़ का मैदान वेनेजुएला में स्थित है। ठीक, डिटेल देख लीजिए कि इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार आधुनिक समय में वेनेजुएला पहला देश है जिसने अपनी सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे वर्ष स्थान मिला है? किसे पहला स्थान मिला है? तो इसमें से देखिए कौन सा होगा। 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, और ऑप्शन नीचे दिखा देते हैं। नहीं, अब ऑप्शन नहीं है, 4 ही हैं। ठीक है, पहले था 1 से अधिक वाला ऑप्शन, लेकिन यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ओके, नॉनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान मिला है। देखिए, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय के बीच अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसके बाद यह वही टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? देयता बीमा एक उपग्रह है। पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? तो टाटा AIG। ठीक, टाटा AIG ने भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा योजना लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं।
प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय डेंगू दिवस का विषय है डेंगू की रोकथाम। ठीक है, सुरक्षा कल के लिए हमारी। ठीक, और क्या है, यही है, कोई खास नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 15 मई 2024 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में हुई। अगले 4 दिनों में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्र पारंपरिक शिल्प से लेकर नवीनतम तकनीकों तक 61 विभिन्न क्षेत्रों में अपना कौशल का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता। डिटेल देख लेते हैं। अभी ये कांस्य पदक जीते, भारत अपना दूसरे नंबर पर आया। अरशद अली जो पाकिस्तान के थे, अरशद अली, ठीक है ना, उनको पहला स्थान, उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के भाला फेंक में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, वही एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप के डीपी मनु 82.0 मीटर के साथ रजत पदक जीता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुजरात की पूर्व राज्यपाल दिवंगत कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात की पहले की राज्यपाल दिवंगत कमला बेनीवाल का जन्म राजस्थान में हुआ था। ठीक है, दिवंगत कमला बेनीवाल का जन्म राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और देख लेते हैं डिटेल। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी ये पहले रह चुकी हैं और 3 राज्यों में राज्यपाल का पद भी संभाल चुकी हैं, यानी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, और 3 राज्यों की राज्यपाल भी रह चुके हैं। और कांग्रेस की दिग्गज नेता 97 वर्ष की कमला बेनीवाल का 15 मई 2024 को जयपुर में ही निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने बढ़ने का अनुमान लगाया है? कितना? तो ये 6.9% बढ़ने का अनुमान लगाया है। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था 6.9%। डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 6.9% बढ़ने का अनुमान है। यह जनवरी में लगाए गए 6.2 के पहले अनुमान से अधिक है। सही है। रिपोर्ट 2025 के लिए 6.6% की वृद्धि दर का भी भविष्यवाणी किया गया है, जो पिछले पूर्वानुमान से भविष्यवाणी किया है, जो पहले के अनुमान से क्या है, काफ़ी अपरिवर्तित है। ठीक है, नहीं बदला है मतलब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये भारत को मिला है। ठीक है, भारत को मिला है। डिटेल देख लेते हैं। डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर लाभकारी समूह एक्सेस नाउ द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए, जो वैश्विक स्तर पर 39 देशों में कम से कम 283 में से 41% है। परिणाम स्वरूप भारत अब लगातार 6ठे वर्ष इस तरह की कार्रवाई में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, चर्चा में रही बुलावा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये रूस से है। बैलिस्टिक मिसाइल का जब भी बात करेगा दोस्तों, ये रूस से आप मारेंगे, रूस। ठीक, देख लेते हैं इसका डिटेल क्या है। इस बार 2024 में रूसी सेना ने अपनी पनडुब्बी प्रक्षेपित बुलावा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को अपने बड़े बेड़े में शामिल कर लिया है। मिसाइल के मुख्य डिजाइनर यूरी सोलोमोनो हैं। ठीक है, सोलोमोनो हैं। बुलावा को 1990 के दशक में शुरू हुए एक कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था और इसे रूस की बोरेई श्रेणी के पनडुब्बियों पर तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी पहली तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है?
तो ये पेरिस में किया है दोस्तों। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह के पहला मानव केंद्रित एआई, ठीक है, आजकल एआई का ही ज़माना है, ठीक है, तो ये पेरिस में स्थापित करने की घोषणा किया है। डिटेल देख लीजिए। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस जिसको बोलते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस है, अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित चूज फ्रांस समिट के दौरान की गई, जो फ्रांसीसी बाजार और वैश्विक एआई परिदृश्य के लिए टीसीएस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है कि सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है दोस्तों। हाल ही में लेटेस्ट भी हैं, आपने न्यूज़ अखबारों में पढ़ा होगा कि भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम के साथ एक विशिष्ट करियर के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। छेत्री ने बताया कि इस वर्ष 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ आगामी मैच राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अंतिम उपस्थिति रहने वाली है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया। तो ये 16 मई को मनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 16 मई को मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है। तो ये राइट आंसर स्लोवाकिया हो जाएगा, ठीक है, स्लोवाकिया पर यह जानलेवा हमला किया गया था, ठीक है। क्या डिटेल है पढ़ लेते हैं। स्लोवाकिया के 59 वर्षीय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को ब्रातिस्लावा के उत्तर पूर्व में एक छोटे से शहर में 5 गोलियां मारी गई, ठीक है ना, 5 गोलियां, 1 गुनी 5। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया है। तो ये यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है, ठीक है, यूएसए। डिटेल देख लेते हैं क्या है। डिटेल है 22 अप्रैल से 15 मई 2024 तक वार्षिक भारत अमेरिका संयुक्त शहरी आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया गया, जिसका नाम था तर्कस का 0.7वां संस्करण था, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कोलकाता केंद्र में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दोनों विशेष बलों के बीच अंतर संचालनीयता और समन्वय को बढ़ाने के लिए कोलकाता में कई स्थानों पर अमेरिकी विशेष अभियान बलों के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये सेला सुरंग, ठीक है, सेला सुरंग की डिटेल देख लेते हैं। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है, ठीक है, इंग्लैंड में है ये। और 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर से तवांग रोड पर 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण रणनीतिकी तवांग क्षेत्र में साल भर पर कनेक्टिविटी की गारंटी के लिए BRO इंडिया द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है। ठंडे लावा के विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है। तो इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है, इंडोनेशिया में। डिटेल देख लेते हैं, मालूम चल जाएगा। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई और ज्वालामुखी की ढलानों से ठंडे लावा और कीचड़ की धार बह निकली, जिससे कई लोगों की मौत और कुछ अन्य लापता हो गए। माउंट मरापी से ठंडे लावा के प्रवाह के कारण एक महत्वपूर्ण भूस्खलन हुआ, जिससे पश्चिम सुमात्रा प्रांत के 4 जिलों में पहाड़ी गांवों में बाढ़ आ गई, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीषम का परीक्षण कहाँ किया है, ठीक है। पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीषम का परीक्षण ये आगरा में किया है, ठीक। आगरा बताइएगा कहाँ है। तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीषम क्यूब का परीक्षण किया है, ठीक है। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखिए। साहित्य में
नोबेल पुरस्कार विजेता दिवंगत एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है? तो एलिस मुनरो एक कनाडा के रहने वाले हैं। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। कनाडाई लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में ओंटेरिया में उनके घर पर निधन हो गया। उन्होंने 60 से अधिक वर्षों तक लघु कहानियाँ लिखी जो अक्सर ग्रामीण कनाडा के जीवन पर केंद्रित होती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो नीदरलैंड में। ठीक है ना, भारत ने पहली बार नीदरलैंड में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के लिए अपना मंडप स्थापित कर लिया है। ठीक है, डिटेल पढ़ लेते हैं, जानकारी मिल जाएगा। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना मंडप स्थापित किया है, जो वर्तमान में नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित हुआ है। और मंडप का उद्घाटन नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपिंदर एस भाला ने किया है। 13 से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब श्यामा निखिल ने जीता है। श्यामा निखिल, डिटेल देखते हैं। तमिलनाडु के पी श्यामा निखिल ने देश के 85वें ग्रैंड मास्टर बनकर भारतीय शतरंज इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वहीं आर वैशाली 24वीं भारतीय जीएम हैं। ठीक है, 31वें वर्ष के शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी यात्रा शुरू की और आखिरकार प्रतिष्ठित 2024 दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल प्ले ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। HDFC बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में देश का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले पेश किया है, जो पेजैप मोबाइल नाम है उसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथे नंबर का शपथ लिया है। 15 मई 2024 को 1965 में स्वतंत्र हुए राष्ट्र सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वोंग ने देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये 72 वर्ष के स्थान पर, इससे पहले ली सिन लुंग थे। उसके बाद है अगला प्रश्न, FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना है? FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी आपका चीन बना है। ठीक है, कौन बना है? चीन बना है। डिटेल क्या है? आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेडर्स रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार चीन वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बनकर उभरा है। संयुक्त अरब अमीरात 2023 से 24 में $83.6 बिलियन के कुल व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये मनिका बात्रा है। कौन है? मनिका बात्रा। ठीक, डिटेल देख लेते हैं। भारत के शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बात्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बन गई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध है रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो देखिए, पेंगोलियन, गैंडा हाथी, ये सभी हैं। गैंडा हाथी, पेंगोलिन, ठीक है, पेंगोलिन, ये सभी क्या है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति है। डिटेल देख लेते हैं। संस्थान IIM अहमदाबाद ने शीर्ष रैंक हासिल किया। ठीक है, इस मामले में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से था? तो ये बिहार से थे। ठीक है ना, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डिटेल देख लेते हैं।
13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का नई दिल्ली में निधन हो गया। बिहार में बीजेपी के उत्थान और उसकी सफलता में सुशील कुमार मोदी का अमूल्य योगदान है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करके उन्होंने छात्र राजनीति में अपना अलग पहचान बनाया था। अगला प्रश्न है, इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो ये मेघालय की। ठीक है, कहाँ की? मेघालय की। अगला प्रश्न है, मेघालय ने, इसका डिटेल है, मेघालय ने इदासीस नोंगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, जिसको डीजीपी बोलते हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया। 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कि शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्ट्रीटा की खोज कहाँ की है? उनियाला मल्टीबैक्ट्रीटा की खोज कहाँ किया है? तो ये पश्चिमी घाट में किया है। कहाँ? पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो ये कांस में किया है। ठीक है, भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन कांस में किया है। ठीक है, 77वां कांस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोलैंड में आयोजित सुपरबेट रैपिड और बिल्टिश शतरंज 2024 किसने जीता? किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पोलैंड में आयोजित सुपरबेट रैपिड और विल्ट शतरंज 2024 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रस्किन बंड को सम्मानित किया गया। ठीक है, रस्किन बंड। डिटेल देखते हैं। प्रख्यात लेखक रस्किन बंड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्यिक अकादमिक फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें यह सम्मान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवासन राव ने उनके मसूरी स्थित घर पर दिया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो ऊपर आपने देखा होगा IIM अहमदाबाद। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल से रिलेटेड है ये। उसके बाद है 13 मई, उसका डिटेल है 13 मई 2024 को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने एक रिपोर्ट जारी की है कि ग्लोबल 2000 सूची के 2024 संस्करण में 64 भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थानों को शामिल किया गया और भारतीय प्रबंधन ने इस। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो ये किया है नासा ने। ठीक है, नासा ने किया है। डिटेल देख लेते हैं। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, जिसे फ्लोट के रूप में जाना जाता है, जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कैलिफोर्निया में नासा के जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी के इंजीनियरों द्वारा विकसित फ्लोट हाई स्पीड रेल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली चुंबकीय उत्तोलन तकनीकी के समान ये उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, ईरान ने शहीद बेहसटी बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो 10 वर्ष का यह भारत किया है दोस्तों। क्यों किया है, डिटेल देख लेते हैं। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने चाबहार में शहीद बेहसटी बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो देख लीजिए, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच समझौता पर हस्ताक्षर के गवाह बने। बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच समझौता का हस्ताक्षर हुआ। अगला प्रश्न देखिए। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो ये पंचतंत्र को भी शामिल किया है, रामचरित मानस को भी शामिल किया गया और सहृदय लोकन को भी शामिल किया है। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? तो ये किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा से किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हनुमान है। ठीक है ना, कौन है? हनुमान है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति को द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन सद्भावना सिक्किम में चलाया गया है, याद रखिएगा। ऑपरेशन सद्भावना सिक्किम में चलाया गया है। ठीक है, डिटेल क्या है? ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने नागा और रंग गांवों में उत्तरी सिक्किम के दूर दराज के समुदायों के लिए राहत कार्य किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, इफ़को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। इफ़को का नया अध्यक्ष दिलीप संघानी है। डिटेल क्या है? 9 मई 2024 को 21 निदेशकों के पद के लिए चुनाव इफ़को के कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में हुए। पूर्व सांसद दिलीप संघानी, जो गुजरात में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लगातार दूसरी बार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष चुने गए। बलबीर सिंह को लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्थान इफ़को का उपाध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल ही में मनाया गया, 12 मई को मनाया गया। ठीक है ना, देख लीजिए डिटेल इसका। 12 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है ना, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 2024 के थीम इसके क्या है? हमारी नर्सें हमारी भविष्य। ठीक है, 2024 का थीम है हमारी नर्सें हमारी भविष्य। इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्स ने 12 मई 1974 को पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था। ठीक है, तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 1974 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है? पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये भारत में होगा। डिटेल क्या है देख लेते हैं। पूर्व भारतीय डेविस कप खिलाड़ी गौरव नाटेकर ने भारत में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग के लॉन्च की घोषणा की, जो उनके कंपनी नाटेकर स्पोर्ट्स एंड गेमिंग और सोनी एंटरटेनमेंट टैलेंट वेंचर्स इंडिया के बीच एक सहयोग होगा। लीग का उद्घाटन संस्करण भारत में या तो 2024 के अंत में या 2025 के शुरुआत में आयोजित होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए कि मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? तो ये केरल ने लगा दिया है। किसने? केरल ने लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता कौन टीम रही है? तो ये जापान रही है। ठीक है, जापान। डिटेल देख लीजिए। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 सेकंड से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीता। ठीक है, फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया को इपो खेला गया। पाकिस्तान टीम, जिसे लोकप्रिय रूप में से ग्रीन शर्ट भी कहा जाता है, 10वीं बार अजलान शाह के फाइनल में भाग लिया। अगला प्रश्न है, 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने बनाया है। ठीक है, देख लीजिए डिटेल। 12 मई 2024 को 54 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही और गाइड कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागरमाथा, उस पर इन्होंने चढ़कर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है आपका, चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौता कब का संबंध किससे है? कैंप डेविड समझौता का ये इजराइल मिस्र से संबंधित है। कैंप डेविड समझौता इजराइल मिस्र से संबंधित है। ठीक है, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। डिटेल है, भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 11 मई को INS सभागार ITO
नई दिल्ली में सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना विषय पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाला जेम्स एंडरसन के संबंध आपको मालूम है इंग्लैंड से संबंधित है और अच्छे खिलाड़ी है, बैट्समैन है, ठीक है। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने घोषणा की है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गेंदबाज है, ठीक है ना। इस वर्ष क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो संन्यास ले लेगा लोग। अगला प्रश्न देखिए, BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो अगस्त में, ठीक है। तो ये लॉन्च भी हो गया, अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है। 4G सेवाएं शुरू कर दी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ है, ठीक है, स्वदेश नामक, दुबई। अगला प्रश्न है, इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी सेवा से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो PS4 का सफल परीक्षण किया है, PS4, ठीक है। निजी भागीदारी विप्रो 3D ने 3D प्रिंटेड PS4 इंजन के हॉट परीक्षण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसरो से हाथ मिला लिया। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो अमन सहरावत है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष अमन सहरावत हैं, ठीक है। इससे पहले दिन में दीपक 97 kg और सुमित मलिक 150 kg अपने पहले दौर में मुकाबले को हार कर जल्दी बाहर हो गए, जिसके उपलक्ष्य में अमन सहरावत ने जीत दर्ज की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TC पे किसने लॉन्च किया है? तो थॉमस कुक इंडिया ने TC पे लॉन्च किया है। थॉमस कुक इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? TC पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले स्वदेश नामक प्रदर्शन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है स्वदेश नामक प्रदर्शनी आयोजन, ठीक है। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी सेवा से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो PS4 को अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान अमन सहरावत हो गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है, ठीक है, चीन है। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट रेसिपी फॉर ए लिवेबल, ठीक है, लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम के अनुसार क्या है? ये लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम के अनुसार कृषि खाद्य प्रणालियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर पैनलों द्वारा रोके गए वैश्विक उत्सर्जन के 0.5 मिलियन टन से दुगने से भी अधिक है। शीर्ष 10 कृषि खाद्य प्रणाली उत्सर्जक चीन है, ब्राज़ील है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, रूस है, कनाडा है, पाकिस्तान और अर्जेंटीना, ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये इदरिस डेबी को चुना गया है। चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चर्चा में रहा 55 कैनक्री ई का संबंध किससे है? 55 कैनक्री का संबंध नया खोजा ग्रह से है। 55 कैनक्री ई का संबंध नया खोजा ग्रह से है, ठीक है। खगोलविदों ने हमारे सौरमंडल से परे वायुमंडल वाले चट्टानी ग्रहों की खोज की है। 55 कैनक्री ई या जॉनसन नामक ग्रह पृथ्वी से लगभग 8.8 गुना अधिक विशाल है। उसके बाद है दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्य जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्य जनसंख्या कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित किया गया है दोस्तों भारत में, ठीक है। भारत में 1950 से 2015 तक तत्काल दक्षिण एशियाई देश म्यांमार के बाद भारत ने बहुसंख्य आबादी में 7.82% की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी है।
पीएम पैनल ने कहा कि 1950 में हिंदू आबादी का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गया। उसके बाद है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो अमूल बना है। ठीक है, अमूल बना है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक अमूल को बनाया गया। अमूल का एक कंपनी है दोस्तों। श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा किया है कि भारतीय दूध उत्पादक अमूल को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की अवधि के लिए श्रीलंका पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नेपाल में आयोजित किया गया है। माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मेघालय में आयोजित किया गया। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में आयोजित किया गया है। 13 से 26 मई के बीच चला था, 7वां संस्करण था। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग, समझ और अंतरसंचालनीय को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये 25 मई को मनाने की घोषणा की है। ठीक है, 193 सदस्यीय महासभा ने इसके अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी द्वारा आम सहमति से इसको अपनाया। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये लद्दाख में हुआ है। ठीक है, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लद्दाख में शुरू किया गया है। ठीक है, 6 से 7 मई तक चला और 2024 को भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह लद्दाख में आयोजित की गई। 5वीं JGC बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुआ, जैसे नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोलना और नए व्यापार मार्गों को अधिसूचित करना, आगमन पूर्व आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो ये CPGRAMS। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिखाइल मिशुस्टिन को रूस के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, मिखाइल मिशुस्टिन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ पर आरंभ किया गया? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट ये आइसलैंड में शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ आइसलैंड में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो ये किया संयुक्त अरब अमीरात में किया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात संयुक्त अरब अमीरात में किया है। ठीक है, देख लीजिए, कुल 238 देशों में 115 देश में भारत का निर्यात सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? तो ये कोको कोला इंडिया। ठीक है, कोको कोला इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो ये सेसम ने लॉन्च किया है। किसने? सेसम ने लॉन्च किया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगला प्रश्न देखिए, कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। त्वरक कार्यक्रम बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। एक गैर लाभकारी संगठन है। कृषि कल्प ने कर्नाटक के बेंगलुरु में किसान उत्पादक संगठन के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा मिला है। ठीक है, तीसरा। अगला प्रश्न, यौन उत्पीड़न का आरोप किस राज्य के राज्यपाल पर लगा है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, यौन उत्पीड़न का आरोप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर लगा है। संविधान का अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति और राज्यपालों की प्रतिरक्षा से संबंधित है, कहता है कि वे अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।
लेकिन पद से जैसे ही समाप्त होगा इनका पद ना कार्यकाल के दौरान, इनको सज़ा मिलेगा। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जॉन स्विनी को नियुक्त किया गया है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर जॉन स्विनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट उत्तराखंड में चलाया गया। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट उत्तराखंड में चलाया गया है, वायुसेना ने चलाया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने बनाया है? तो यूरोपीय संघ ने बनाया है। यूरोपीय संघ ने सबसे पहले महिलाओं के समस्या से निपटने के लिए एक कानून बनाया है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने। अगला प्रश्न है, AI के लिए ISO 42001 अनुपात 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली IT कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस बन गई है। ठीक है, इन्फोसिस। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने। विश्व का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। तीव्र तूफान संबंधी जानकारी किस भारतीय उपग्रह ने प्रदान किया है? तो ये उपग्रह चंद्रयान 2 और आदित्य एल ने किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये तो सब रिपीटेड हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये सब हम लोग कर गए हैं। चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ़ मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह देता बीमा किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका टाटा AIG ने लॉन्च किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चर्चा में रही बुलवा अंतर महाद्वीपीय, ये सब हम लोग देख चुके। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुआ। ये सब देख चुके हैं। ठीक है, ये सब कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाला सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, ये सब हो गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता दिवंगत एलिस मुनरो का संबंध किससे है? तो कनाडा के रहने वाले हैं। ठीक है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता है? तो श्यामा निखिल ने जीता है। ये सब देखें हम लोग। इदासिस नोग ये भी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये सब देख चुके हैं। ये सब हो चुका है। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया गया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा से किया गया है। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान है। ये सब देख चुके हैं हम लोग। पहली प्रोफेशनल, ये सब देख चुके हैं हम लोग। ठीक। तो दोस्तों, इस तरह हमारा मई का करेंट अफेयर 2024 से समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग जून वाला करेंगे। ठीक, तो मई कंप्लीट हो गया है, फिर जून करेंगे, जुलाई करेंगे, अगस्त, सितंबर, और फिर पीछे का हम लोग जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, ये सब करना है हम लोग को। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए महीने के साथ। टेक केयर, बाय बाय। देखते रहें स्टैंड BPSC। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, करेंट अफेयर के लिए।